राधे दोस्तों, आज हमारा क्लास है उपलब्ध साधन और विनियोग आय और बचत। उसमें पूछे जाने में बचत एवं बजट से संबंधित है। तो पहले तो हम जानते हैं कि उपलब्ध साधन और विनियोग आय क्या है। तो उपलब्ध साधन वह है जो अपने उपलब्ध साधनों के उपयोग द्वारा ही कोई व्यक्ति या परिवार अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। तो उपलब्ध साधन क्या है? अपने उपलब्ध साधनों के उपयोग द्वारा ही कोई व्यक्ति या परिवार अपने निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। इस प्रकार व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चरण होता है और व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। तो साधनों का संगठन करना और उसे गतिशील बनाना, यह चरण गृहिणी को क्रिया करने और बनाई गई योजना को पूर्ण करने में सहायता होता है और इन साधनों को अनगिनत तरीके से उपयोग में लाकर व्यक्ति या समूह अपने लिए महत्वपूर्ण उद्देश्यों का प्राप्त करता है। प्रभावशाली व्यवस्थापन का उद्देश्य होता है कि पारिवारिक साधनों का इस प्रकार उपयोग करना ताकि परिवार को अधिकतम संतोष की प्राप्ति हो सके। तो उपलब्ध संसाधन में जो कि तकनीकी संसाधन, सामाजिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन होते हैं और जिसमें कि संसाधन जो हो कि मानवीय संसाधन भी होता है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जिसे निखिल एवं डार्सी ने कहा है संसाधन जो है कि मानवीय संसाधन और अमानवीय संसाधन होता है। मानवीय साधन वह होता है जो दिखाई ना देता। अमानवीय साधन जो दिखाई देता है, जैसे कि कोई काम कर रहे उसे अमानवीय साधन कहते हैं। तो विनियोग किसे कहते हैं? तो विनियोग उसे कहते हैं, तो विनियोग जो है कि विनियोग उसे कहते हैं। समान भाषा में विनियोग का अर्थ होता है कि व्यक्ति द्वारा अनुपयोग अनुपभोग वस्तुओं को खरीदना। जब व्यक्ति अपना उपभोग स्थगित करता है और इससे धन की बचत करता है और जब यह धन बैंक में जमा किया जाता है या इससे किसी प्रतिष्ठा के अंश खरीदे जाते हैं तो उसे धन का विनियोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन का विनियोग कहा जाता है। और जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर खरीदता है तब पहला व्यक्ति विनियोग करता है जबकि दूसरा व्यक्ति विनियोग को खत्म कर देता है। एक व्यक्ति जो है कि विनियोग करता है जबकि दूसरा व्यक्ति जो है कि विनियोग खत्म कर देता है। तो इसी प्रकार जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में मकान खरीदता है तब पहला व्यक्ति विनियोग करता है और दूसरा व्यक्ति विनियोग खत्म कर देता है। दूसरी ओर यदि एक व्यक्ति भवन पर फैक्ट्री स्थापित करता है तो वह विनियोग करता है, पर अन्य व्यक्ति विनियोग को खत्म नहीं करता है। विनियोग का अर्थ नई पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करना। विनियोग का अर्थ क्या है? नई पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करना है। और अतः विनियोग का आशय सदा वास्तविक विनियोग से होता है जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। इस प्रकार बचत का अर्थ है आय तथा उपभोक्ता में अंतर, जबकि विनियोग का अर्थ है नई पूंजी वस्तुओं का निर्माण। तो बचत का क्या अर्थ है? बचत का अर्थ है आय तथा उपभोक्ता में अंतर, और जबकि विनियोग का क्या अर्थ है? विनियोग का क्या अर्थ है? तो विनियोग का अर्थ होता है कि नई पूंजी वस्तुओं का निर्माण। तो नई पूंजी वस्तुओं का निर्माण विनियोग का अर्थ होता है। तो विनियोग 3 रूपों में किया जाता है। विनियोग कितने रूप में किया जाता है? विनियोग 3 रूप में किया जाता है। एक जीवन बीमा, एक क्या होता है? विनियोग जो है कि 3 रूपों में किया जाता है। 3 रूपों में किया जाता है। एक जो होता है कि जीवन बीमा से संबंधित होता है और दूसरा अल्पकालीन विनियोग होता है और तीसरा जो है कि दीर्घकालीन विनियोग होता है। तो जीवन बीमा जो वह होता है जो प्रत्येक परिवार की वित्तीयों में रक्षा हेतु जीवन को निश्चित प्रदान करने हेतु जीवन बीमा की आवश्यकता होती है। और आवश्यकता होती है जो जीवन के बारे में हम विनियोग के साधन
अध्ययन को विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अल्पकालीन विनियोग वह होता है जो पूंजी का कुछ भाग अल्पकालीन आधार पर विनियोग किया जाता है, जिससे आकस्मिकता के समय वह आसानी से उपलब्ध हो सके। इस प्रकार विनियोग के लिए सुरक्षा व उपलब्ध तत्वों का विशेष ध्यान देना चाहिए। बचत बैंक, व्यावसायिक बैंकों का बचत विभाग, डाक खाता बचत बैंक, यह सब आते हैं। और दीर्घकालीन विनियोग जो होता है कि अल्पकालीन विनियोग की अपेक्षा दीर्घकालीन विनियोग हेतु साधनों का चुनाव अधिक जटिल होता है। दीर्घकालीन विनियोग जो होता है कि अल्पकालीन विनियोग की अपेक्षा चुनाव जो होता है अधिक जटिल होता है। यह बात ध्यान रखने की है कि विनियोग और सट्टा में अंतर होता है। विनियोग की स्थिति में विनियोगकर्ता अपने पूंजी की सुरक्षा में रुचि रखता है और अपने पूंजी का उचित लाभ बचाता है, जबकि सट्टा में वह अपनी पूंजी में बहुत अधिक लाभ प्राप्त कर तेजी से वृद्धि करना चाहता है। तो यह है। और बचत एवं बजट के बारे में जानते हैं। बजट एक योजना है जो किसी निश्चित अवधि के लिए आय और व्यय का अनुमान लगाती है। और बचत क्या है? बचत वह धन है जो आय में से व्यय घटाने के बचाव करती है। मतलब आय में से जितना व्यय होता है उसमें घटाव करती है, उसे बचत कहते हैं। तो बजट एक योजना है कि आप अपना पैसा कैसे खर्च करें। बचत एक योजना है कि आप अपना पैसा खर्च कैसे करें, और जबकि बचत आय में से व्यय में से बचत करती है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इसमें पूछा है कि विरासत में मिली आय क्या है। तो विरासत में मिली आय एक प्रत्यक्ष आय है। तो इसका आंसर सी होगा। प्रत्यक्ष आय वह आय है जो वास्तविक आय के अंतर्गत आता है। वास्तविक आय प्रत्यक्ष आय होता है, और वास्तविक आय दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष आय तथा दूसरा अप्रत्यक्ष आय। तो प्रत्यक्ष आय जो विरासत में मिली, जिसमें प्रत्यक्ष आय में पैसा नहीं खर्च करना होता है। तो जैसे विरासत में मिली आय, इसमें जैसे कि बाबा दादा के घर, खेत बाड़ी, ये सब विरासत के आय होते हैं, विरासत से संबंधित होते हैं। तो यह प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं। और अप्रत्यक्ष आय जिसमें पैसा लगता हो तो उसे अप्रत्यक्ष आय कहते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि वास्तविक आय दो प्रकार की होती है। वास्तविक आय, इसे वास्तविक आय, तो वास्तविक आय जो कि दो प्रकार की होती है, जिसे प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय कहा जाता है। तो प्रत्यक्ष आय, इसके अंतर्गत वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती हैं जिन्हें परिवार बिना पैसा खर्च किए ही प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष आय कहलाती हैं। और उदाहरण में वेतन के साथ ही एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस, आर्मी ऑफिसर आदि को निःशुल्क मकान, चिकित्सा सुविधा, टेलीफोन सुविधा आदि उपलब्ध होते हैं। इन्हें वेतन के अतिरिक्त ये सभी सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार पैतृक मकान, दुकान, कृषि कार्य से प्राप्त अनाज आदि जो होते हैं, ये भी उसी से संबंधित होते हैं। तो वह विरासत में मिली आय कहलाते हैं। तो संतुलन तालिका, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है। तो संतुलन तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है? क्या साल के अंत में या साल के शुरुआत में बनाई जाती है? तो संतुलन तालिका जो होती है कि साल के अंत में बनाया जाता है। तो इसका आंसर ए होगा। तो संतुलन तालिका मुख्यतः साल के अंत में या महीने के अंत में किसी भी खाते के लेखा जोखा का विवरण देने के लिए बनाई जाती है। इनका उपयोग मुख्यतः लघु उद्योग के लेखा जोखा के रूप में किया जाता है, अर्थात विकल्प ए सही है। तो अनिवार्य बचत का उदाहरण है। तो अनिवार्य बचत का उदाहरण इसमें से क्या है? तो इसमें से होगा जन भविष्य निधि। तो जन भविष्य निधि अनिवार्य बचत के उदाहरण है। तो इसका आंसर डी सही होगा। तो भविष्य निधि योजना यह एक अनिवार्य बचत योजना है। सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य बचत योजना है। इन्हें अपनी सेवा का प्रथम वर्ष पूरा होने के उपरांत भविष्य निधि योजना का सदस्य अनिवार्य रूप से बनना पड़ता है। इसमें जमा की जाने वाली राशि कर्मचारियों के वेतन से सीधे ही काट ली जाती है। मतलब इसमें जमा की जाने वाली राशि कर्मचारियों के वेतन से सीधे काट ली जाती है और उन्हें
बचत करने के लिए बहुत अधिक भार नहीं उठाना पड़ता है, अतः विकल्प ए सही है। जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो वह काम कर उसके वेतन से ही उसका पैसा कुछ कट जा रहा है, तो वह जब वो रिटायर होता है तो उसे सभी जो पैसे काटा गया है वह सभी एक साथ मिल जाता है, तो जो महीने में हमेशा कटते जाते तो वह अनिवार्य बचत में ही आएगा ना, तो अनिवार्य बचत में होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनियोग नहीं है। तो इसमें से जैसे हम कि मैंने पहले बताया विनियोग 3 प्रकार का होता है, एक जीवन बीमा, अल्पकालीन विनियोग तथा दीर्घकालीन विनियोग होता है। तो इसमें से जीवन बीमा भी है, अल्पकालीन विनियोग भी और दीर्घकालीन विनियोग भी है। तो और बटुआ विनियोग यह कोई विनियोग नहीं है, तो इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट इसके बारे में जानते हैं। सामान्य भाषा में विनियोग का अर्थ व्यक्ति द्वारा उन उपभोग वस्तुओं को खरीदना है जब व्यक्ति अपना उपभोग स्थगित करता है और इससे धन की बचत करता है, और जब यह धन बैंक में जमा किया जाता है या इससे किसी प्रतिष्ठा के अंश खरीदे जाते हैं तो उसे धन का विनियोग कहा जाता है। विनियोग 3 रूपों में किया जाता है, एक जीवन बीमा जिसे लाइफ इंश्योरेंस कहा जाता है, और अल्पकालीन विनियोग जिसे शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है, और दीर्घकालीन विनियोग जिसे लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही है। तो घरेलू बचत के लिए निम्नलिखित विकल्प का सर्वोत्तम साधन है। तो इसमें पूछा है घरेलू बचत के लिए निम्नलिखित विकल्प का सर्वोत्तम साधन क्या है, क्या बैंक है या डाकघर है, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक भी है और डाकघर भी है, तो इसका आंसर ए बी दोनों सही होगा। तो घरेलू बचत के लिए निम्न में से बैंक तथा डाकघर सर्वोत्तम है, अर्थात विकल्प सी सही है। बैंक जिसे यह एक संस्था है, बैंक क्या है, बैंक एक संस्था है जो ग्राहकों के धन की रक्षा करती है तथा उधार लेने एवं धन विनियोग इस सुविधा देने हेतु धन प्राप्त करती है। इटालियन बैंक क्या है, बैंक इटालियन शब्द का है जिसे बैंक इटालियन शब्द, और यह बैंकों से बना है, जिसका क्या यह बैंकों से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है बेंच पर बैठकर मुद्रा बदलना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बेंच पर बैठकर मुद्रा बदलना। पूछ देता है इसका शाब्दिक, बैंक का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हो जाएगा बेंच पर बैठकर मुद्रा बदलना होता है। तो यह संस्था सरकारी तथा गैर सरकारी हो सकती है। बैंक में 3 प्रकार के खाते खोले जाते हैं, एक निश्चित अवधि खाता, बचत खाता, चालू खाता। जिसे निश्चित अवधि खाता को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं और बचत खाता को सेविंग अकाउंट कहते हैं और चालू खाता को करेंट अकाउंट भी कहते हैं। डाकघर, पोस्ट ऑफिस। तो डाकघर का प्रयोग छोटे छोटे बचत को प्रोत्साहित करने के लिए खोला जाता है। यह बैंक के समान ही होता है, परंतु इसमें ब्याज की दर बैंक से थोड़ी कम होती है। इसमें जो है कि ब्याज की दर बैंक से थोड़ी कम होती है। इसमें निश्चित अवधि खाता जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, बचत खाता, सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं, परंतु चालू खाता नहीं खोला जाता है। इसमें 2 प्रकार का खाता खोले, एक निश्चित अवधि खाता और बचत खाता खोले जाते हैं। इसमें से चालू खाता नहीं खोले जाते, करेंट अकाउंट नहीं खोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के किस कार्य के लिए उनकी सराहना की गई है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के किस कार्य के लिए उनकी सराहना की गई है। तो सूक्ष्म साख के द्वारा इनकी सराहना की गई, तो इसका आंसर डी होगा। तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सूक्ष्म साख के लिए उनकी सहायता की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है। इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है। तो क्या FDR है या NSC, लॉटरी, LIC। तो नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है, तो इसका आंसर बी सही होगा, LIC नहीं है। तो नियोजन का अच्छा तरीका FDR, NSC, लॉटरी आदि है। नियोजन प्रबंधन प्रक्रिया का पहला चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एंजल के नियम के अनुसार जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है, भोजन खर्च होने वाली प्रतिशत आय
जो है कि घटती है। तो इसका बी सही होगा, घटती है। तो डॉक्टर एंजल जो है कि जर्मनी देश के सांख्यिकी ब्यूरो के अध्यक्ष थे। क्या डॉक्टर एंजल जो है कि जर्मनी देश के सांख्यिकी ब्यूरो के अध्यक्ष थे और उन्हें कई परिवार के बजट का विश्लेषण किया और उन पर नवीन अनुसंधान किए। इन्होंने विभिन्न परिवारों को 3 वर्गों में विभाजित किया: अमीर, मध्यम, गरीब। व्यय की मदों को भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन व प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व अन्य व्ययों में बांटा गया। जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है और यह आय घटने पर बढ़ जाता है। मतलब जैसे जैसे आय बढ़ती है, भोजन पर प्रतिशत जो है कि व्यय घटता जाता है और यह घटने पर बढ़ जाता है। यह आय घटने पर बढ़ जाता है। आय के कम होने पर विलासी वस्तुओं पर प्रतिशत व्यय कम हो जाता है तथा आय बढ़ने पर उसका प्रतिशत व्यय बढ़ जाता है। आय आय कितनी भी होगी, मकान के किराए, ईंधन तथा प्रकाश पर प्रतिशत व्यय समान रहता है और वस्त्रों पर भी प्रतिशत व्यय आय की सभी वस्तुओं पर एक समान रहता है। तो इनकी मत सूची दी गई है। व्यय के मद और इसे निम्न या 3 भागों में बांटा गया है: निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, खनिज वर्ग, अरे धनी वर्ग, सॉरी। तो निम्न वर्ग, मध्य वर्ग, धनी वर्ग। तो निम्न वर्ग जो है कि भोजन से संबंधित, भोजन में 60% खर्च करता है और मध्यम वर्ग 55% खर्च करता है और धनी वर्ग 50%। तो देखिए, यह भोजन जैसे जैसे धन बढ़ता गया है, भोजन का प्रतिशत घटता गया है, तो इसमें व्यय कम लगता गया है। और वस्त्र में 18%, 18%, 18%। तो इसमें कोई घटेगा नहीं, समान ही रहेगा। निम्न मध्यम वर्ग सभी धनी वर्ग का सबका समान रहेगा। और मकान में 12%, 12%, 12%। तो मकान में भी समान रहेगा और प्रकाश ईंधन में भी समान रहेगा, 5%, 5%, 5%। और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन में जो कि बढ़ेगा। तो निम्न वर्ग जो है कि 5% रहेगा, मध्यम वर्ग जो है कि 10%, धनी वर्ग जो है कि 15% होता है। तो इसी की इनके एंजल की आलोचना वो किया गया है कि यह अपने नियम में बचत की बात नहीं की है। इन्होंने अपने नियम में बचत की बात नहीं की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नकदी समतुल्य से आप क्या समझते हैं? तो नकदी समतुल्य से आप क्या समझते हैं? तो पहले तो हम जानते हैं कि नकदी समतुल्य क्या है। तो नकदी समतुल्य वह है जिसे नगद में परिवर्तन किया जाता है। नगद में क्या की परिवर्तन किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा सही है। बैंक में जमा राशि, अल्पावधि उच्च रुपये, तरल प्रतिभूतियां, वस्तुओं में विनियोग, ऋण पत्र विनियोग। तो इसमें जो है कि इसमें कोई आंसर भी सही नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या इसका आंसर बताया गया है। इसका आंसर क्या बताए? तो इसमें इसका कोई आंसर नहीं बताया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने इनमें से किसी को नहीं माना है। तो देखिए, ये बताया है नकदी समतुल्य क्या है। नकदी समतुल्य वे निवेश है जिन्हें नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। नगद समकक्षों में शामिल है वाणिज्यिक पत्र, ट्रेजरी बिल, अल्पावधि सरकार बॉन्ड इत्यादि। नगद और नगद समतुल्य वे परिसंपत्तियां हैं जिन्हें तुरंत नकदी में परिवर्तित किया जाता है। यदि कंपनी किसी कारण से गिरती है तो उसके पास अपने तत्काल देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी और नगद समकक्ष होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भौतिक संसाधनों में आती है टिकने वाली वस्तुएं एवं पैसा, कुछ कुशलता एवं क्षमता, समय। इसे पूछा कि भौतिक संसाधनों में आती है। तो संसाधन जो है कि 3 प्रकार का होता है। एक अमानवीय, मानवीय एवं अमानवीय होता है। तो जो दिखाई देता है जैसे पैसा, पैसा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या है? ये सब अमानवीय संसाधन है। और मानवीय ऊर्जा, भावना, समय, यह सब जो है कि मानवीय संसाधन है। मानवीय समय को जो है कि निखिल एवं डार्सी ने अमानवीय संसाधन माना और ग्रास एवं केंडल ने ग्रास एवं केंडल में मानवीय माना है। तो इसने पूछा, इसमें भौतिक संसाधन में आती है टिकने वाली वस्तुएं।
तो वे सवाल आती है भौतिक संसाधन में जो दिखाई दे, तो पैसा भी दिखाई देता है, कुशलता एवं क्षमता, मानवीय ऊर्जा, समय, ये सब नहीं दिखा है, तो इसका आंसर ए होगा, पैसा। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर ए बताया है। भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तुएं एवं पैसा आता है। धन, जिसे मनी की सीमितता की गणना स्पष्ट रूप से की जा सकती है। धन व्यक्तियों में विभिन्न विभिन्न मात्रा में पाया जाता है। साथ ही एक ही व्यक्ति में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में इसकी मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। धन अन्य साधनों से इस रूप में भिन्न है कि इसे प्राप्त करना संभव होता है। यदि व्यक्ति कार्य करना चाहता है और कार्य उपलब्ध है, तो व्यक्ति अधिक समय तक कार्य करके और अधिक धन प्राप्त कर सकता है। धन को बचाया जा सकता है और उधार भी लिया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी निश्चित समय में परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह है। इसमें किसी निश्चित समय में परिवार में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह, तो परिवार में वस्तु सेवाओं का प्रवाह जो कि वास्तविक आय के अंतर्गत आता है, तो यह इसका आंसर बी होगा, वास्तविक आय। तो वास्तविक आय या अमौद्रिक आय, जिसे तो रियल इनकम या नॉन मनी इनकम होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है जो कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध करती है। वास्तविक आय दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष है जिसे डायरेक्ट इनकम कहा जाता है, और अप्रत्यक्ष है जिसे इनडायरेक्ट इनकम कहा जाता है। प्रत्यक्ष आय में उन वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो कि पारिवारिक सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती, जैसे घर की उत्पादित वस्तुएं। और प्रत्यक्ष आय वह आय है जो अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाएं आती हैं जो कि परिवार को किसी वस्तु के बदले में ही, साधारण मुद्रा के बदले में ही प्राप्त होती, जैसे मुद्रा द्वारा और वस्तु विनिमय द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी कर्मचारी को उसके कार्यस्थल में दिए जाने वाले मुफ्त आवास और वाहन की सुविधा इसके उदाहरण हैं। तो वह जो है कि वास्तविक प्रत्यक्ष आय के उदाहरण है। तो इसका आंसर भी सही होगा, वास्तविक प्रत्यक्ष आवास और वाहन की सुविधा तो वास्तविक प्रत्यक्ष आय के उदाहरण है। तो इसमें इसका आंसर गलत बताया है। इसमें सी बताया है, किसी कर्मचारी को उसके कार्यस्थल में दिए जाने वाले मुफ्त आवास और वाहन की सुविधा वास्तविक प्रत्यक्ष आय के उदाहरण है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर वास्तविक प्रत्यक्ष आय माना है। तो इसका आंसर जो है कि आयोग ने गलत बताया है। तो सेवाओं तथा वस्तुओं का मिलना निम्न का स्रोत है। तो सेवाओं तथा वस्तुओं का मिलना जो कि वास्तविक आय है, तो इसका आंसर सी होगा, वास्तविक आय। तो सेवाओं तथा वस्तुओं का मिलना वास्तविक आय स्रोत है। वह आय जो वस्तु एवं सेवाओं के द्वारा प्राप्त होती है अथवा मौद्रिक आय को खर्च करके जो आय प्राप्त होती है उसे वास्तविक आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भविष्य निधि योजना के लिए निम्न कथन सही है। तो भविष्य निधि योजना के लिए निम्न कथन सही है। तो इसमें देखते हैं कौन सा इसका आंसर सही है। तो जीपीएफ विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है, तो यह सही है। और सीपीएफ गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए है, तो यह भी सही है। और परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि को आयकर से मुक्त किया जाता है, तो यह भी सही है। तो सभी विकल्प सही है, ए बी सी दोनों से, तो इसका आंसर डी सही होगा। तो भविष्य निधि योजना के लिए उपयुक्त सभी विकल्प सही है। जीपीएफ विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए है और सीपीएफ गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए है। परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि को आयकर से मुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि इस तरह निवेश में पैसा और साथ ही प्राप्त ब्याज भी कर मुक्त होता है। तो इस तरह के निवेश में पैसा और साथ ही प्राप्त ब्याज भी कर मुक्त होता है, तो वह राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है। तो इसका आंसर ए होगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सावधानी जमा खाता, सभी विकल्प सही है। तो इसमें सभी विकल्प सही है, तो इसका आंसर ए होगा, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र।
तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में इस तरह के निवेश में पैसा और साथ ही प्राप्त ब्याज भी कर मुक्त होता है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र कम जोखिम वाले निवेश और कई लाभों के साथ एक डाकघर बचत उत्पाद है। बचत आपकी वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि इसे बढ़ाने और गुणा करने के लिए निवेश करना भी एक और आवश्यक घटक है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एनएससी भारत सरकार द्वारा परिवर्तित एक निवेश मार्ग है। यह व्यक्तियों को दोनों का लाभ प्रदान करता है। निवेश साथ ही कटौती एनएससी को एक निश्चित अवधि वाली निवेश योजना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षतिपूर्ति के घटक हैं? इसमें से कौन से क्षतिपूर्ति के घटक हैं? तो मूल वेतन और प्रोत्साहन, यह दोनों क्षतिपूर्ति के घटक। इसका आंसर सी सही होगा। क्षतिपूर्ति के घटक मूल वेतन प्रोत्साहन है। तो वह इसमें खाली स्थान दिया गया कि यह बचत की आम पद्धति जो अंत में निवेश बनती है। तो जीवन बीमा, चिट फंड या स्टॉक या शेयर? तो शेयर है। शेयर यह बचत की आम पद्धति है जो अंत में निवेश बनती है। तो शेयर यह बचत की आम पद्धति है जो अंत में निवेश बनती है। बचत मनुष्य की आय का वह भाग है जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में उपयोग नहीं किया जाता वरन भविष्य के उपयोग के लिए समझ बूझकर अलग उत्पाद के रूप में रखा जाता है और संपत्ति की पूंजी का स्वरूप दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पैसा का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों, इसे पूछा है कि पैसा का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल है? तो वह जो है कि प्रत्यक्ष आय होता है। तो इसका आंसर ए सही होगा, प्रत्यक्ष आय। तो पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध हुआ आय इनमें से अप्रत्यक्ष है जिसे भौतिक वस्तुएं सेवाएं शामिल है। इसमें इसका अप्रत्यक्ष आय बताया, पैसे का उपयोग किए बिना। हाँ, तो इसमें इसका आंसर बी बताया है, अप्रत्यक्ष आय बताया है। तो जिसमें पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से अप्रत्यक्ष है जिसमें भौतिक वस्तुएं व सेवाएं शामिल है। तो इसमें इसका अप्रत्यक्ष बताया है, नहीं पता कैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की। तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? तो यह जो कि डाकघर के माध्यम से स्वीकार की जाती है। तो यह इसका आंसर सी से है, डाकघर। तो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत के आदतों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि डाकघर या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्वीकार की जाती है। छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार द्वारा डाकघर बचत बैंक की स्थापना की गई। भारत में जब बैंकों का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ था तब छोटे छोटे गांवों में डाक खाने के द्वारा ही बचत बैंक का कार्य किया जाता था। अभी भी यह सभी डाक खाने द्वारा संचालित किए जाते हैं। भारत में वर्तमान में 1,44,000 डाकघर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंक खाता का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता? तो यह बचत खाता या सावधिक जमा या आवर्ती जमा या चालू खाता है। तो यह चालू खाता है जिसमें कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, जिसमें कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। बैंक खाते का वह प्रकार चालू खाता जिसे करेंट अकाउंट कहते हैं, इसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। सामान्यतः चालू खाता व्यापारियों तथा उद्योगपतियों द्वारा खोला जाता है। इन खाते में कम से कम 300 रुपए की धनराशि जमा रहना आवश्यक है। तो इसमें देखिए 3,300 जो दिया है
जो कि 300 नहीं 10 और रहेगा इसमें, 3000 रुपये की धनराशि जमा रहना आवश्यक है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें धन निकालने एवं जमा करने के लिए समय एवं रकम का प्रतिबंधन नहीं होता है। व्यापारी अपनी सुविधा अनुसार चाहे जब धन जमा करवा सकते हैं व निकलवा सकते हैं। गृहिणी की दृष्टि से यह इसलिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि ब्याज नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मुद्रा के लिए पटल तैयार करने का सही क्रम क्या है। तो मुद्रा के लिए पटल तैयार करने का सही क्रम क्या पटल को धोना या डिजाइन इन ट्रेस करना और मुद्रण हेतु पटल का अनुप्रयोग करना, धन कृत्रिम प्रकाश में ले जाना या पायस की परत चढ़ावा और खुद सुखाना। तो इसका आंसर बी होगा, डिजाइन ट्रेस करना और मुद्रण हेतु पटल का अनुप्रयोग करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है। तो धन की आय, मूल आय, अभौतिक आय, कुल आय कहा जाता है। यदि फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है। तो उसे अभौतिक आय कहा जाता है। तो ये आंसर इसका सी सही होगा, अभौतिक आय। किसी व्यक्ति या वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को अभौतिक आय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक पॉलिसी जिसे किसी निर्दिष्ट अवधि में या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक मुफ्त राशि प्रदान करने के लिए रूपांतरित किया जाता है, तो उसका नाम क्या है। तो वह बीमा पॉलिसी है। तो इसका आंसर बी होगा, बीमा पॉलिसी। एक पॉलिसी जिससे किसी निर्दिष्ट अवधि में या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद मुफ्त राशि प्रदान करने के लिए रूपांतरित किया गया, उसका नाम बीमा पॉलिसी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। तो वास्तविक बजट, आदर्श बजट, औसतन बजट या असंतुलित बजट। तो इसमें से इसका आंसर आदर्श बजट है। जो आदर्श बजट का प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर बी होगा। वास्तविक बजट, असंतुलित बजट तथा औसतन बजट, तो यह बजट के प्रकार है। वास्तविक बजट, आदर्श बजट और औसतन बजट का प्रकार है, जबकि असंतुलित बजट का प्रकार नहीं है। सॉरी, आदर्श गलत बता रही, सॉरी से। तो वास्तविक बजट, आदर्श बजट और औसतन बजट का प्रकार है, असंतुलित बजट का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर सी होगा। बजट किसी परिवार के आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। दूसरे शब्दों में किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार के आय व्यय के पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मासिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है। तो मासिक आय क्या मुद्रा से या संतोष से, काले धन से या उपरोक्त सभी से। तो मासिक आय जो मन को संतोष पहुंचाए वही मासिक आय कहलाता है। तो वह संतोष से होता है। तो इसका आंसर भी होगा, संतोष से। तो मासिक आय का संबंध मुख्य रूप से संतोष से होता है। मासिक आय के अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा उसकी वास्तविक आय से प्राप्त संतोष को सम्मिलित किया जाता है। मासिक आय का नापना संभव नहीं है, फिर भी मासिक आय का अंतर आसानी से दृष्टिगत होता है। यह व्यक्ति के रहन सहन के स्तर में बहुत संबंधित होता है। साथ ही व्यक्ति के द्वारा प्राप्त ज्ञान से भी संबंधित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा चेक केवल बैंक के खाते में जमा होता है। तो इसमें से कौन सा चेक केवल बैंक के खाते में जमा होता है। तो रेखांकित चेक केवल बैंक के खाते में जमा होता है। तो रेखांकित चेक इस प्रकार का चेक जो है कि सर्वाधिक सुरक्षित चेक है। रेखांकित चेक जो है कि सर्वाधिक सुरक्षित चेक है और चेक का धन प्राप्तकर्ता स्वयं के खाते में या किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा कर सकता है। जो कि रेखांकित चेक जो है कि दो प्रकार का होता है, एक सरल रेखांकित चेक होता है और एक विशेष रेखांकित चेक होता है। तो सरल रेखांकित चेक में वह होता है कि चेक का धन प्राप्तकर्ता स्वयं के खाते में या किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा कर सकता है। और विशेष रेखांकित चेक मतलब
रेखांकित चेक का एक प्रकार है। विशेष रेखांकित चेक के सभी चेकों को सर्वाधिक सुरक्षित चेक होता है। विशेष रेखांकित चेक निम्नलिखित प्रकार के किया जाता है। जब दो समानांतर रेखाओं के बीच अहस्तांतरित या केवल प्राप्तकर्ता के खाते में एसी पे ऑनली लिख दिया जाए तो इसे केवल प्राप्तकर्ता के खाते में जमा कराया जा सकता है, जिसका नाम इसे चेक पर लिखा जाता है। और यदि बैंक का नाम लिख दिया जाता है तो केवल भुगतान केवल उसी बैंक के करवाया जाता है जिस बैंक में का नाम उस पर लिखा जाता है। तो सबसे असुरक्षित चेक जो होता है कि वाहक चेक होता है। तो वाहक चेक वह चेक में वाहक चेक लिखा जाता है। इस चेक का भुगतान तुरंत कर दिया जाता है। इस चेक का भुगतान जो है कि तुरंत कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति इस चेक का बैंक में लाकर रुपया प्राप्त कर सकता है, मतलब कोई व्यक्ति बैंक में लाकर रुपया प्राप्त कर सकता है, परंतु इस चेक का भुगतान उसी बैंक में किया जाता है। मतलब जिस बैंक का चेक है उसी चेक में इसका भुगतान किया जाता है, परंतु इसके चेक का भुगतान उसी बैंक में किया जाता है जिस बैंक का चेक होता है। यह उससे असुरक्षित चेक होता है क्योंकि इसके चोरी या खो जाने पर कोई भी व्यक्ति इसे भुगतान कर सकता है। अंग्रेजी में इसे क्या है, बीयरर चेक कहा जाता है और हिंदी में से वाहक चेक कहते हैं। तो देखते हैं, रेखांकित चेक बैंक खाते में जमा होता है। यदि खातेदार कोई किसी व्यक्ति को रुपया देता है तो वह चाहता है कि वह रुपया उसे नगद देकर उसके खाते में जमा हो जाए हो तो चेक के बाएं और ऊपरी कोने में दो समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करती हैं। नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करती, क्या विकास पूंजी जुटाने में, संरचनात्मक पूंजी को जुटाने में, मानवीय पूंजी जुटाने में या प्रारंभिक पूंजी जुटाने में? तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक पूंजी जुटाने में होगा। तो इसका आंसर बी होगा, प्रारंभिक पूंजी जुटाने में। तो प्रारंभिक पूंजी जुटाने में नवोन्मेषी उद्यमी शुरुआती दौर में विशेष चुनौती का सामना करते हैं। तो मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? तो मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है? तो इसमें से इसका कोई आंसर नहीं। प्रत्यक्ष जो कि वास्तविक वेतन के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। इस मूल्यवान साधन, नेक्स्ट खाली स्थान दिया गया है कि इस मूल्यवान साधन जिसमें आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। तो बजट एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। तो इसका आंसर बी होगा, आय एवं व्यय के आवंटन के लिए किया जाता है। तो बजट एक मूल्यवान साधन जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। बजट का संबंध क्या है? तो बजट का संबंध परिवार की अर्थव्यवस्था से होता है। पारिवारिक बजट में परिवार की विशेष अवधि में होने वाली आय तथा प्रस्तावित व्यय सम्मिलित रहते हैं। वस्तुतः किसी परिवार की आर्थिक व्यवस्था का क्रमबद्ध एवं सुनियोजित विवरण ही पारिवारिक बजट कहलाता है। बजट बनाने के सिद्धांत, पहला है आय का अनुमान, आवश्यकताओं का तीव्रता के क्रम में वर्गीकृत करना, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत तथा सदस्यों की रुचि का ध्यान, मानसिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट का ध्यान रखना चाहिए और पुराने बजट का ज्ञान, बजट में लचीलेपन की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर पूछा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि उद्यमी जन्मजात होते हैं, बनाए नहीं जाते हैं, तो यह सत्य है। और कारण आर कह रहा है कि नहीं, ये गलत, उद्यमी जन्मजात नहीं होते, उसे बनाए जाते हैं। कारण आर कह रहा है कि सरकारों द्वारा दी गई वित्तीय एवं प्रोत्साहनात्मक सहायता से उद्यमी बनते हैं, तो यह सत्य है। उद्यमी जन्मजात नहीं होते, उद्यमी बनाए जाते हैं। तो ये सही है, आर गलत है, तो इसका आंसर सी हो। ये सही नहीं है, ये सही नहीं और आर सही, उल्टा बोल दी।
तो ए सही है, ए गलत है और आर सही है। तो इसमें मिलान करना है। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए सूची ए का सूची 2 से। तो बजट तैयार, पहला ये दिया गया है कि बजट तैयार करना। तो बजट तैयार करना होता है परियोजनाओं के, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर है। तो बजट तैयार करना जो है कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधि आवंटन करना होता है। तो इसका यह हो गया। और मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग जो है कि आंकड़े एकत्र करना होता है। और लेखा परीक्षण में प्रणाली के कार्यचालन में सुधार करना होता है। प्रणाली के कार्यचालन में सुधार करना होता है। रिपोर्ट तैयार करने में कार्यक्रम का औपचारिक अभिलेख होता है। कार्यक्रम का औपचारिक अभिलेख। तो पहले का दूसरा और बी का पहला। तो दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा देखते हैं किसमें है। दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो बजट तैयार करना परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निधि आवंटन होता है। और मॉनिटरिंग जो कि आंकड़े एकत्र करना, लेखा परीक्षा जो कि प्रणाली के कार्यचालन में सुधार करना, रिपोर्ट तैयार करना एक कार्यक्रम का औपचारिक अभिलेख होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय धन संबंधित संस्था नहीं है। तो इनमें से कौन सी वित्तीय धन संबंधित संस्था नहीं है। तो बैंक भी है, बैंक है, LIC, जीवन बीमा, उधार देने वाला सहकारी समिति। तो सी इसका आंसर नहीं है, सी गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से अनिवार्य बचत श्रेणी में क्या आता है। तो बैंक जमा बचत या बीमा पॉलिसी, लोक भविष्य निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना। तो लोक भविष्य निधि योजना, तो इसका आंसर सी सही होगा। अनिवार्य बचत में आता है। तो लोक भविष्य निधि योजना अनिवार्य बचत श्रेणी में आता है। बचत आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति बचा कर रखा जाता है। अर्थात कुल आय व्यय से व्यय का हटा देने से जो कुछ शेष बचता है बचत कहलाता है। बचत सदैव उत्पादक के रूप में रखी जाती है। इससे बचतकर्ता की आय में वृद्धि होती है। बचत को बैंक, पोस्ट, बीमा कंपनी आय में अधिक करने के उद्देश्य से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया कि प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप है। प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप क्या है, लाभांश है। तो इसका आंसर भी होगा लाभांश। तो प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर से प्राप्त करता है उसका रूप लाभांश होता है। आय के उसे अधिकतम को लाभांश कहते हैं जो उत्पाद के खर्च को छोड़कर उद्यमी को प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक अच्छा बजट होता है। तो एक अच्छा बजट लचीला होता है या कठोर होता है, आदर्शवादी, अवास्तविक होता है। तो एक अच्छा बजट लचीला भी होता है, आदर्शवादी। तो इसमें इसका आंसर ये बताया गया है, लचीला। तो एक अच्छा बजट लचीला होता है। बजट किसी परिवार की आय व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। दूसरे शब्दों में किसी निश्चित समयावधि के लिए परिवार की आय व्यय के पूर्वानुमान को पारिवारिक बजट कहते हैं। तो वास्तविक आय खाली स्थान दिया गया कि आय में भी कहते हैं। वास्तविक आय को देश स्थान दिया गया, आय भी कहते हैं तो प्रत्यक्ष आय कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, प्रत्यक्ष आय। तो वास्तविक आय को प्रत्यक्ष आय भी कहते हैं। वो आय जो परिवार की एक निश्चित अवधि में निश्चित एवं वस्तु एवं सेवाओं के प्रवाह से प्राप्ति होते हैं, वास्तविक आय कहलाते हैं। कुछ सेवाएं मुद्रा खर्च वगैरह ही प्राप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ सेवाएं या वस्तुएं को प्राप्त करने के लिए मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, जैसे निःशुल्क यात्रा, मकान, घरेलू बागवान से प्राप्त सब्जियां आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवसायिक और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को क्या कहा जाता है। वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को बजट कहा जाता है। तो इसका आंसर डी होगा, बजट। तो वित्त का प्रबंधन करने के लिए
और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना बजट कहलाता है। बजट एक दी हुई आय में एक निश्चित अवधि जैसे एक मकान, एक महिला या एक वर्ष व्यय का एक बचत करने की योजना है। अर्थात दूसरे शब्दों में बजट किसी निश्चित अवधि में होने वाले निश्चित आय को उस निश्चित अवधि में योजनाबद्ध ढंग से व्यय करने के लिए तैयार किया गया प्रपत्र या लेखा जोखा होता है। तो बजट तैयार करते समय आवश्यकता सेवाओं का अनुक्रम में करना है। तो पहले तो जिन वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत होती है उनकी सूची बनाई जाती है। पहले जो है कि जिन वस्तुओं सेवाओं की जरूरत होती है उनकी सूची बनाया जाता है। फिर जो है कि वांछित मदों की लागत का आकलन करना होता है और फिर कुल प्रत्याशी आय का आकलन करते पहले जो है कि सूची बनाया जाता है, फिर जो है कि आकलन लागत का आकलन करना होता है, फिर आय का आकलन करना होता है और फिर आय का आकलन करना होता है, फिर प्रत्याशित आय तथा व्यय को सम्मिलित करना होता है। प्रत्याशित आय तथा व्यय को सम्मिलित करना होता है। फिर जो है कि वास्तविकता के लिए योजना की जांच करना होता है। वास्तविकता के लिए योजना की जांच करना, फिर लास्ट में योजना को लिखित रूप देना होता है। योजना को लिखित रूप देना होता है। तो पहला जो है कि तीसरा है, तीसरा दूसरा पहला, तीसरा दूसरा पहला किसमें है तो बी में है, इसका आंसर बी सही होगा। तो बजट तैयार करते समय आवश्यक सोपान का क्रम है जिसमें जिन वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत है उनकी सूची बनाना होता है, फिर मदों की लागत का आकलन करना होता है, फिर कुल प्रत्याशित आय का आकलन करना होता है, प्रत्याशित आय व्यय को समतुल्य करना होता है, वास्तविकता के लिए योजना की जांच करना होता है, फिर योजना को लिखित रूप देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आय के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो आय के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है। तो पहले तो मानसिक जांच की जाती है, फिर जो है कि व्यक्ति जांच की जाता है, फिर जो कि अभिलेख रखा जाता है। मानसिक जांच, व्यक्ति जांच, फिर अभिलेख रखा जाता है। तो पहला, चौथा, पांचवा बी में है, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो आय के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है जो इस प्रकार है: मानसिक जांच, व्यक्तिगत जांच, अभिलेख रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बजट निर्माण के लिए निम्नलिखित सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें बजट निर्माण के निम्नलिखित सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वही फिर से रिपीट किया है कि बजट निर्माण के निम्नलिखित सोपानों को सही क्रम में करना है। तो पहला क्या होगा कि पारिवारिक जरूरतों और वस्तुओं की सूची बनाना होता है। फिर जो है कि लागत का आकलन करना होता है, वांछित मदों के लागत का आकलन करना, फिर आय का आकलन करना होता है, कुल अपेक्षित आय का आकलन करना होता है। फिर यह है कि अपेक्षित आय व्यय में संतुलन स्थापित है या नहीं, स्थापित करना होता है। फिर लास्ट में जो है कि यह सुनिश्चित करने के लिए योजना की जांच करना कि उनकी सफलता की पर्याप्त संभावना हो। तो पहला तो यह है, फिर दूसरा यह है, तीसरा यह है और चौथा यह, पांचवें स्थान पर यह। तो पहला दूसरा पहला, दूसरा पहला चौथा पांचवा तीसरा, दूसरा पहला चौथा पांचवा तीसरा, तो ए में है, तो इसका आंसर ए सही होगा। तो बजट निर्माण के लिए सोपानों का सही क्रम है: पारिवारिक जरूरतों की वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना होता है, फिर वांछित मदों की लागत का आकलन करना होता है, फिर कुल अपेक्षित आय का आकलन करना होता है, अपेक्षित आय और व्यय के संतुलन स्थापित करना होता है, फिर सुनिश्चित करने के लिए योजना की जांच करना कि उनकी सफलता की पर्याप्त संभावना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 के में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों से सम्मिलित करें। तो सूची 1 और सूची 2, जैसा कि देखते हैं कि रोजगार किससे संबंधित है। तो रोजगार जो है कि इसमें दिया गया है स्टॉक का क्रय, टिकाऊ वस्तुओं की सेवाएं, मजदूरी, सामुदायिक सुविधाएं, करों का भुगतान। तो रोजगार जो है कि एक मजदूरी संबंधित है, तो इसका मजदूरी से संबंधित है। और निवेश आय जो कि स्टॉक क्रय से संबंधित है, निवेश आय स्टॉक क्रय से संबंधित है। और छिपी हुई आय जो कि सामुदायिक सुविधाएं हैं, छिपी हुई आय सामुदायिक सुविधाएं। और उत्पाद आय जो कि टिकाऊ वस्तुओं की सेवाएं हैं, टिकाऊ वस्तुओं की सेवाएं हैं। तो पहले का सी होगा
और ए, सी ए किसमें है तो सी ए सी में है, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो रोजगार है, मजदूरी है, निवेश स्टॉक का क्रय है, छिपी हुई आय, सामुदायिक सुविधा है, उत्पाद आय, टिकाऊ वस्तुओं की सेवाएं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वृद्धावस्था में खाली स्थान दिया गया है कि वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। तो आर्थिक सुरक्षा को घटाया है तो वह बचत है, तो इसका आंसर डी होगा। डी, बचत वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाया है। तो बचत वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाता है। बचत व्यक्ति आय का वह भाग है जो भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु बचाकर रखा जाता है, अर्थात कुल आय व्यय से व्यय को घटा देने से जो कुछ शेष बचता है उसे बचत कहते हैं। तो खाली स्थान दिया गया है कि आय संतोष का वह भाग है जो प्रतिदिन के अनुभवों से प्राप्त होती है। तो आय संतोष का वह भाग है जो प्रतिदिन के अनुभवों से प्राप्त होती है, तो वह होता है आत्मिक आय होता है। मन को जब संतोष मिलता है तो आत्मा तृप्त हो जाता है, तो वह जो है कि आत्मिक आय है। तो यह ए होगा इसका आंसर, आत्मिक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माली की सेवा मजदूरी है, जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है, वेतन है, तो इसका आंसर सी होगा, वेतन। तो मालिक की सेवा मजदूरी जबकि बैंक मैनेजर की सेवा वेतन है। वेतन व्यक्ति की कार्य कुशलता, निपुणता, योग्यता पर निर्भर करता है। सामान्यतः वेतन में वर्ष भर में वृद्धि की जाती है। तो इसमें देखना है बजट की यथार्थवाद की जांच पड़ताल के चरणों को सही क्रम में लगाएं। तो बजट की यथार्थवाद की जांच पड़ताल के चरणों को सही क्रम में करना है। पहले क्या किया जाता है, पहले तो परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतें पूरी करना होता है। पहले परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतें पूरी करना होता है, फिर विलायत आवश्यकता होती है, दूसरे नंबर पे होगा आपातकालीन स्थिति का पूर्वाभास होता है। पहले जो कि परिवार के सभी सदस्यों की जरूरतें की पूरी होती है, पहला ये होगा, फिर दूसरे स्थान पर ये होगा, फिर तीसरा होगा विलायकता आश्वासित करना होता है, विलायता आश्वासित करना होता है। फिर यह होगा, फिर जो कि देशी और सांसारिक परिस्थितियों के प्रवाह को पहचानना होता है, तो चौथा ये होगा। और परिवार के दृश्य लक्ष्यों की पहचान करना होता है, तो पांचवा ये होगा। तो पहला जो है कि सी है और दूसरा ई है, CEADB, तो इसका आंसर डी होगा, CEADB, इसका आंसर डी होगा। तो डी में परिवार के सभी सदस्यों की जरूरत पूरी करना होता है, फिर आपातकालीन स्थितियों का पूर्वाभास करना, फिर विलायकता आश्वासित करना, विदेशी और सांसारिक परिस्थितियों के प्रभाव को पहचानना, परिवार के दीर्घ लक्ष्यों की पहचान करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि ग्राहक की जमा राशि को ससज्जित करने के लिए बैंक क्या सुविधा प्रदान करता है। तो ग्राहक की जमा राशि को ससज्जित करने के लिए बैंक क्या सुविधा प्रदान करता है। तो बैंक जो है कि बचत खाता तैयार करता है, और आवर्ती खाता, और जो है कि अस्थायी खाता, और लास्ट में जो है कि चालू खाता प्रवाहित करता, सुविधा प्रदान करता है। और किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यह सब नहीं है। तो बचत खाता बचत खाता ए है और सी है, तथा अस्थायी खाता डी है, और एफ है चालू खाता। तो ACDF क्या है, तो ACDF में बी है, तो इसका आंसर डी सही होगा। तो ग्राहक की जमा राशि ससज्जित करने के लिए बैंक निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है: बचत खाता, आवर्ती खाता, अस्थायी खाता, चालू खाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं। तो वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं तो परिवार के सदस्यों की सेवाएं या नौकरानी की सेवाएं। तो नौकरानी की सेवा में पैसा खर्च करना पड़ता है, परिवार के सदस्यों की सेवा में पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है, तो यह होगा। और पुस्तकालय सेवाएं,
या चिकित्सक सुविधा की सेवाएं। तो वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत है चिकित्सा सुविधा सेवाएं। तो इसमें होगा परिवार सेवाएं तथा पुस्तकालय सेवाएं। तो पहला तीसरा, तो इसका आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण एक आ रहा है। तो अभिकथन और कारण कह रहा है। तो जिसमें से अभिकथन ए कह रहा है कि बजट एक मूल्यवान साधन है जिसका उपभोग संसाधनों के आवंटन हेतु और वास्तविक प्रक्रियाओं के साथ तुलना करने हेतु मार्गदर्शन के रूप में किया जाता है। तो यह सत्य है। और जो है कि बजट आय व्यय जनगणना और प्रस्तुत श्रम घटनों के पीछे वास्तविक आंकड़ों के रिकॉर्ड पर आधारित होते हैं। तो आर जो दोनों सही है, ए आर दोनों सही है। देखते हैं इसमें किसने ए आर दोनों सही है। तो इसमें दिया गया ए आर दोनों सही है और ए का आंशिक स्पष्टीकरण कर रहा है आर। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो बजट एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग संसाधनों के आवंटन हेतु और वास्तविक संक्रिया के साथ तुलना करने हेतु मार्गदर्शन के रूप में किया जाता है। बजट आय व्यय जनगणना और प्रयुक्त श्रम घटकों के पिछले वास्तविक आंकड़ों के रिकॉर्ड पर आधारित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बजट बनाने के लिए निम्नलिखित को क्रमवार देना। बजट बनाने के लिए निम्नलिखित क्रमवार करना है। पहले तो सूची बनाया जाता है, फिर जो है कि अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना होता है। अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना होता है, फिर जो कि अनुमानित आय को जानना होता है, फिर आय व्यय को बराबर लाना होता है। पहला ये होगा, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह। तो डी सी बी ए, डी सी बी ए किसमें है? तो सी में है। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो बजट बनाने का क्रम सूची बनाना, आय और व्यय को बराबर लाना, अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना, अनुमानित आय को जानना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि पोषण सुरक्षा अंतर्गत निम्नलिखित आय नहीं है। तो उपलब्ध आय, पहुंच होना और शोषण आय। तो इसमें इसका आंसर होगा आय होगा। तो पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आय नहीं आता है। तो आय पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम नहीं आता, सॉरी आय पढ़ रही है तब से, निम्नलिखित आयाम नहीं आता है। तो निम्नलिखित आयाम में आय नहीं आता है। उपलब्ध साधन, पहुंच होना और शोषण, यह सभी पोषण सुरक्षा के अंतर्गत आयाम है और आय पोषण सुरक्षा के अंतर्गत आयाम नहीं है। तो इसका आंसर डी होगा। तो उपलब्धता, पहुंच होना और शोषण आदि पोषण सुरक्षा के अंतर्गत आता है, जबकि आय पोषण सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। तो ठीक है दोस्तों, यह आवश्यकता से संबंध जो उपलब्ध साधन विनियोग है, यह आवश्यकता इसी में विनियोग से ही में है। तो इसका क्लास हम लास्ट में लेंगे, मतलब इसका क्लास जो है कि नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद।